If volume of O2 diffused is 10 ml in 12 seconds, then find volume of SO2 diffused in 20 seconds under similar condition of temperature and pressure. Clear question? Yes. If you get the answer, you can type in chat box. आया आंसर किसी का? लीटर में क्वेश्चन एक जो बोर्ड पे दे रखा है 10 ml में दे रखा है, तो इट इज बेटर टू डील इन मिलीलीटर. वन 41/6 ml. रफली 23 ml कुछ आना चाहिए. Rate of diffusion of SO2 upon rate of diffusion of O2 should be equal to volume diffused for SO2 upon time taken, volume diffused for O2 upon time taken. SO2 का वॉल्यूम निकालना है, O2 का वॉल्यूम दे रखा है हमें 10 ml. Clear? So volume of SO2 upon time taken 20 seconds. Volume of O2 10 ml upon time taken 12 seconds. तो इसका वॉल्यूम ये रहा, टाइम ऊपर चला गया.
अंडर रूट m2 by m1, so रूट 32 by 64। अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, इट शुड बी 1 by रूट 2, मैंने रूट 2 ले लिया, कैलकुलेशन मिस्टेक क्या है, ये 1 by रूट 2 आएगा, so 200 upon 12 रूट 2 ये आएगा, रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, so it will be 200 root 2 by 24, 100 12 141 by 12, 13 point something ml। चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो फिर। यश, आर्य, कौशल, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो चले हम आगे नेक्स्ट हेडिंग पर। हमने डेंसिटी किया था, डेंसिटी ऑफ गैस पीएम बाय आरटी। Yes, sir. Yes, sir. और ये हेडिंग हुआ था नहीं हुआ था, पेलोड कैपेसिटी Yes, sir. Yes, sir. हो गया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG। बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हेल्प से हम क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली, वी आर गोइंग टू डिफाइन, वी आर गोइंग टू कैरेक्टराइज characteristics of a ideal gas molecule. If we have ideal gas, then what kind of behavior its molecule can show, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, क्या उनका बिहेवियर होगा, कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये हम इसके को डिफाइन करने वाले हैं। और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आइडियल गैस के लिए डिफाइन होता है, आइडियल गैस व्हिच इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, जो ऑन पेपर कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज की जाती है, रियलिटी में आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। यस, बट इन सम एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यदि हमने कुछ एक्सट्रीम ही कंडीशन रख दी टेम्परेचर प्रेशर की, then we can convert real gas into ideal gas। तब रियल गैस के बिहेवियर को आइडियल गैस के क्लोज लेके जाया जा सकता है। तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि आइडियल गैस जब नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्यों हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, हमें स्टडी करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों आ रही है, जो एग्जिस्ट करता है उसकी स्टडी कर लें। सी, इन नेचर रियल गैस दे हैव वाइड varieties, wide characteristics, their characteristics do not match with each other। We don't have any fixed formula कि हाँ चलो ये रियल गैस पे लगाओगे तो रियल गैस की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन का अपना नेचर है, ऑक्सीजन का अपना नेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपना नेचर है, तो हर किसी गैसेस का अपना डिफरेंट बिहेवियर होता है। हमने क्या किया, कुछ आइडियलिस्टिक अजम्पशन लेके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया और इन सारे रियल गैसेस को अब हम कंपेयर करेंगे इन आइडियल गैसेस। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, तुमसे बोला जाएगा कि एक ब्रिज बनाना है, उस ब्रिज पे लेट्स से 1000 टन कैपेसिटी होनी चाहिए, एट अ टाइम 1000 टन उससे क्रॉस हो जाना चाहिए। क्लियर? अब इस ब्रिज से 1000 टन क्रॉस होगा, क्या हम इसकी जो स्ट्रेंथ है, यदि हम इंजीनियर हैं, हम इसकी स्ट्रेंथ कुछ रखेंगे 1000 टन, डेफिनेटली वी विल कीप मोर देन 1000 टन। इसको आइडियली 1000 टन के लिए डिजाइन किया गया है, बट कोई ट्रक यदि ओवरलोडेड इस पे आ गया तो हमें उसको भी देखना है, ऐसा नहीं कि ओवरलोडेड आ गया तो टूट जाए, नीचे चला जाए ट्रक। और ट्रक की कुछ स्पीड रही, ट्रक का कुछ फ्रिक्शन रहा,
कुछ हवा चल रही होगी, एयर के कारण कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, तो हमें जो 20-30% का मार्जिन रखना पड़ता है। क्लियर? सो प्रैक्टिकली जो हम कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, फ्लाईओवर हो गया या कुछ भी XYZ हो गया, जैसे लिफ्ट, हम लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट में हमेशा लिखा होता है कैपेसिटी इज 450 kg, 460 kg, 360 kg, व्हाटएवर द कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट। तो उसमें लिफ्ट की कैपेसिटी लिखी होती है, डेफिनेटली वो लिफ्ट यदि उसमें 460 kg लिखा है तो रफली वो 520, 550, 560 kg के लिए डिजाइन की है, ताकि उसमें थोड़ा सा ओवरलोड हो जाए तो ब्रेक ना हो। क्लियर? सो अब यही सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे हमने एक आइडियलिस्टिक अजम्पशन तो डिफाइन कर दी है, डेफिनेटली रियल गैस का नेचर उनसे थोड़ा सा डेविएट होगा, डिफरेंट होगा, जिसे हम लास्ट में काउंट करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, बता देंगे, डिफाइन कर देंगे। क्लियर? बट एक सेट ऑफ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होना जरूरी है, जिससे हम ये ऑब्जर्व कर सकें कि रियल गैस से कितना डेविएट हो रही है और लेफ्ट साइड जा रही है, राइट साइड जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। क्लियर? ये सब कुछ हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं पोस्टुलेट्स पर। कुछ 7-8 पोस्टुलेट्स हैं आइडियल गैस के, केटीजी के। उसमें से मैक्सिमम पोस्टुलेट्स, or we can say except 2 postulates, all the postulates are valid for real gases also. Real gases के लिए भी valid है, सिर्फ 2 ही postulate हैं जो real gases के लिए थोड़ा सा deviation हो जाता है, और इस postulate पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, which of the following statement is correct, और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 3 postulate सही होंगे, एक गलत होगा, या एक सही होगा 3 गलत होंगे, मोर देन 1 हुआ तो अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं postulate एग्जैक्टली पता भी होना चाहिए, तो मैं एक्सप्लेन भी करते चले जाऊँ। क्लियर? पहले मैं पोस्टुलेट स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं ताकि तुम लिख लो, फिर 1 बाय 1 में सभी को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्या तुम सभी के पास बुकलेट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो पेज नंबर 11। मैं शेयर कर देता हूँ, कुछ बच्चों के पास नहीं है तो, और जिसके पास है कुछ 8 या 9 पॉइंट्स उसमें लिखे हैं, 3 4 प्लस 5 9 पॉइंट्स, वो कॉपी करने सारे। पोस्टुलेट assumption ऑफ केटीजी। Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes. जल्दी से कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन भी करता चला।
बुकलेट्स सारे सेंटर्स पे आ गए हैं, बट अगेन ड्यू टू लॉकडाउन सिचुएशन सेंटर अभी ओपन नहीं है। जैसे ही वो ओपन होगा तो मैं बता दिया जाएगा, मतलब बुकलेट्स अवेलेबल है विद द सेंटर, बट मे बी पॉसिबल कि फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 वीक सेंटर ओपन ना हो टिल 30th अप्रैल। देखो, first point, a gas consists of tiny spherical particles called molecules of the gas which are identical in shape and size. जनरली एक गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें आइडेंटिकल एज्यूम किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू देयर शेप एंड साइज, और स्फेरिकल एजम्पशन लिया गया है फॉर एनी मैथमेटिकल पर्पस, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, their shape is considered to be spherical. Is that okay? First point. Second point, the volume occupied by the molecule. कॉपी हो गया क्या तुम्हारा या कर रहे हो? कर रहे हो सर। करो, पहले कॉपी कर लो। चलो, आई थिंक अभी हो गया है कॉपी, राइट? सेकेंड पॉइंट, द वॉल्यूम occupied by the molecules is negligible in comparison to the total volume of the gas. For an ideal gas, volume of the ideal gas is almost zero. मैं स्क्रीन शेयर ऑप्शन हटा रहा हूं ताकि मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूं एग्जैक्टली क्या कहा गया है।
सेकेंड पॉइंट था द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। हम जिस रूम में प्रेजेंट है उसमें कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, the volume of individual gas molecule present inside the room that is negligible with respect to the volume of whole gas। यदि हम कुछ ऐसा सिस्टम ले रहे हैं, वैसा ले रहे हैं, इसमें गैसेस का जो वॉल्यूम है उनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, ये डॉट गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, इनका वॉल्यूम बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द वेसल वॉल्यूम। क्लियर? सो पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के वॉल्यूम को इसीलिए अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम जो एक्चुअली उनके मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाई किया है, और गैस का वॉल्यूम वो वॉल्यूम जहां पे गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। यदि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, एक रूम पूरा सॉलिड से पैक्ड है, क्या तुम रूम के अंदर जा सकते हो? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि तुम जाओगे उनके मॉलिक्यूल से स्ट्राइक होगे, कोलाइड होगे, तुम अंदर नहीं जा पाओगे। लिक्विड है, लिक्विड में एक कंटेनर है, तुम उसमें अंदर चले गए तो लिक्विड बाहर आ जाए, क्योंकि तुम्हारे वॉल्यूम की जगह जितना वॉल्यूम लिक्विड का था वो बाहर आ गया, लिक्विड ने उतना ऑक्युपाई कर रखा था। बट गैस में ऐसा नहीं होता है, यदि पैक्ड रूम है उसमें तुम फोर्सफुली अंदर जाओगे तो इवन तुम्हें फील भी नहीं होगा कि कुछ वहां पर। तो गैस के मॉलिक्यूल में बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तुम जब जाओगे उनके बीच का थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाए, उनका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वैसे भी नेग्लिजिबल। क्लियर? इसलिए इस रूम में जितना वॉल्यूम उसको हम इवन पूरा इस रूम का लेट से जिस रूम में हम प्रेजेंट है अभी 1000 मीटर क्यूब है, इस 1000 मीटर क्यूब को हम 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत कम है। अच्छा, अब जो हम कंप्रेस कर रहे हैं, वी आर नॉट डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, हम तो उनके बीच के डिस्टेंस को कम कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल को कंप्रेस नहीं किया जा सकता कभी। क्लियर? Next, gaseous molecules are always in random motion and collide with other gaseous molecules and with the walls of the container. During their presence in a vessel, they are in continuous random motion. Solid के molecules कभी move नहीं करते हैं, liquid के molecules सिर्फ liquid में move करते हैं, gases के molecules पूरे vessel में move कर रहे होते हैं, random continuous motion. Clear? Or during this motion, they will collide with each other, they can collide with the wall of the container, हर तरह का collision होता है। Pressure of the gas is due to this molecular collision among themselves and with the wall. जब मैं किसी से collide होगा, let's say मैं move कर रहा हूँ इस wall से collide होता हूँ, तो definitely मेरा जो momentum है उसके कारण एक force exert होगा, और क्यों होगा? मेरा momentum change होगा, मैं भी collide हुआ तो मेरी velocity कम हो जाएगी, या मे भी पॉसिबल जीरो हो जाए, या मे भी पॉसिबल टकरा के मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ जाऊं, डायरेक्शन चेंज होता है। तो मेरा जो मोमेंटम चेंज हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली फोर्स, आई एम एक्सर्टिंग सर्टेन फोर्स, तो फोर्स एक्सर्ट करेंगे मतलब प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या न्यूटन्स लॉ पढ़ा है तुमने 10 तक, फर्स्ट सेकंड लॉ? यस सर। Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, ये यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे ना आगे इसमें डेरिवेशन में कुछ। Then these collisions are elastic in nature. The word elastic collision means collision in which there is no loss of momentum as well as energy. ना momentum का loss है ना energy का loss है। वैसे momentum का loss कभी भी नहीं होता है, चाहे collision elastic हो या inelastic collision। क्लियर? हमेशा energy का loss हो सकता है, inelastic collision होगा, but elastic collision में ना momentum loss है ना energy। क्या मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कुछ एग्जांपल लेकर कि ऐसा क्यों है, या एक सीन एक कंडीशन लेके किस तरह की हम ऐसा एज्यूम करें तो इसमें आज ऐसा है, कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन मोमेंटम फॉर गैसेस मॉलिक्यूल। मतलब वो जब कोलाइड हो रहे हैं तो उसमें कोई एनर्जी मोमेंटम का लॉस नहीं है। एनीवन? Anyone please? आर्य, क्वेश्चन ये है, तुम्हें एक्सप्लेन करना है why the collisions are perfectly elastic in nature
why there is no loss of energy and momentum during molecular collision. ऐसा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करना है। देखो मैं एक वेसल लेता हूँ, ठीक है, या एक रूम लेते हैं, एक रूम को हम पूरा गैसेस उसमें पैक कर देते हैं, सब मतलब कहीं से भी गैसेस मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, पैक कर दिया। उसका कुछ प्रेशर मैंने आज मेजर किया 1 एटमॉस्फेयर। कल मैं आऊंगा उस रूम का फिर से प्रेशर देखूंगा, 3 दिन बाद आऊंगा, 3 साल के बाद आऊंगा, 30 इयर्स के बाद आऊंगा, यदि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर नहीं जा सकते, मुझे बताओ क्या उस रूम का प्रेशर चेंज होगा? क्या प्रेशर चेंज होगा उस रूम का? नो नहीं, वहां प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। मतलब यदि एक बॉक्स में गैसेस हैं तो इनफाइनाइट टाइम तक गैसेस का प्रेशर सेम ही रहेगा। इफ अनदर फैक्टर्स आर रिमेन सेम लाइक टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम, हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं तो सो बेसिकली यदि कोलिजन में जस्ट एज्यूम ये जब मॉलिक्यूल्स वॉल से कोलाइड हो रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं और इस कोलिजन में उनकी एनर्जी लूज हो रही होती है, तो होता क्या, आज 100 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल का एनर्जी लूज होके कम हो गया और वो सेटल हो गए, नेक्स्ट डे अगेन 10 सेटल हो गए, कुछ 10 दिन में पूरे 100 मॉलिक्यूल सेटल डाउन और सेटल डाउन हो गए, मतलब यहाँ पे वैक्यूम आ गया, वैक्यूम आ गया मतलब उसका प्रेशर जीरो, तो टाइम के साथ प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इज दैट ओके? समझ में आया इतना? तो ये वाला जो पॉइंट है रियल गैसेस के लिए, सारी पॉइंट रियल गैसेस के लिए वैलिड है, मैं लास्ट में 2 पॉइंट बताऊंगा इनमें से तो रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, molecular attraction forces are negligible. In fact, for an ideal gas, attractive or repulsive forces are equal to 0. There is no force of attraction and no force of repulsion between two gas molecules. Interactions are considered to be 0 for ideal gas. Clear? यहाँ पे ना attraction होते हैं ना repulsion होते हैं। Next, Newton's law of motions are applicable on the motion of gaseous molecule. हम first law, second law, third law सब कुछ apply कर सकते हैं। If one molecule is in motion, it continue its motion unless or until behave with some opposing force. तो infinite time तक अपना motion continue करते हैं, first law. Rate of change of momentum is force, second law. Third law, action equal to reaction. जितना मॉलिक्यूल स्ट्राइक होते टाइम वॉल पे फोर्स लगाएंगे, वॉल भी उनको उतना ही लगाएगी ताकि उनका डायरेक्शन चेंज हो जाए मोमेंटम का। सो ऑल न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। इसको चाहो तो ब्रैकेट में इतना लिख सकते हो, फॉर शॉर्ट रेंज, फॉर वेरी लॉन्ग रेंज दिस इज नॉट ट्रू। चलो इसको भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जिस रूम में हम हैं, ठीक है, एज्यूम करो इसकी हाइट है कुछ, मेरी हाइट है 1.8 मीटर, रूम की हाइट होगी 2.5 मीटर के अराउंड, अब 2.5 मीटर के अराउंड हाइट है, गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। जस्ट फॉर अ केस ग्रेविटी इज अप्लाइंग सर्टेन फोर्स ऑन द गैस मॉलिक्यूल, उनका कुछ मास है तो उन पे mg फोर्स लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में, उनका मूवमेंट हर डायरेक्शन में, बट नीचे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा mg। यदि एक्स्ट्रा फोर्स mg नीचे लगेगा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इस बॉटम सरफेस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे। क्या इस रूम में यदि मैं प्रेशर यहाँ पे मेजर करूंगा, यहाँ पे करूंगा या यहाँ पे करूंगा, सेम प्रेशर आएगा या डिफरेंट आएगा? क्या लगता है? तो प्रेशर विल बी सेम, सेम होगा प्रेशर? यस सर, Yes, sir. प्रेशर सेम है, इसका मतलब ये जो mg है इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि यदि mg का इफेक्ट होता तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो mg का इफेक्ट नेग्लिजिबल है फॉर द शॉर्ट रेंज। तो मतलब इवन 1000 मीटर तक की बात करोगे तो नेग्लेक्ट कर। अब हम आते हैं why atmospheric air attached with the earth, ये अर्थ से दूर क्यों नहीं जा पाने गैस मॉलिक्यूल? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल अर्थ से ऊपर जा रहा है, अर्थ का सरफेस अर्थ से ऊपर जा रहा है तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता चला जाएगा। यदि वो नहीं गया, किसी और से कोलाइड हुआ, वो बैकवर्ड भी आ गया, तो इस मॉलिक्यूल को उस डायरेक्शन में मोमेंटम देगा। तब तो होना चाहिए कुछ टाइम के बाद गैसेस मॉलिक्यूल अर्थ के आसपास बचने ही नहीं चाहिए, सब स्पेस में चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट पिक्चर में आता है
due to attraction of gravity in this direction, this atmospheric air attaches with the Earth's surface. So for very long range, if we talk in 10 kilometers, 20 kilometers, 100 kilometers, तो फिर इसका इफेक्ट कंसिडर किया जाता है. क्लियर? इवन हम ये भी बोलते हैं अर्थ के सरफेस पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा यदि हम किसी माउंटेन की हाइट पे चले गए जिसकी हाइट कुछ किलोमीटर्स में है, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है. माउंटेन पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है. क्लियर? तो वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाता है. कोई डाउट इसमें? Lokesh, Kaushal, is that okay? Bhagyashree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है kinetic energy of gaseous molecule is directly proportional to temperature, or we can say it depends only on temperature. पता है O2 का काइनेटिक एनर्जी, N2 का काइनेटिक एनर्जी, CO2 का काइनेटिक एनर्जी, ये सारे काइनेटिक एनर्जी यदि सेम टेम्परेचर पे गैसेस हैं, they will have the same kinetic energy. Kinetic energy depends only on temperature in Kelvin, proportional to temperature in Kelvin. यहाँ पर O2 का मास, N2 का मास, CO2 का मास, सबका मास अलग अलग है. Still the kinetic energy remains same. So kinetic energy का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर. सबका ये सेम होगा यदि टेम्परेचर सेम है. इसका मतलब मास अलग तो वेलोसिटी अलग होगी. So different molecule move with a different velocity, but the kinetic energy for them remains same if the temperature is same. Clear? इसको हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली बात. क्लियर? Yes, sir. अब क्वेश्चन ये आपसे कौन से दो पॉइंट हैं जो वैलिड नहीं है फॉर द रियल गैस. एक पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट, द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल. रियल गैसेस के लिए ये नेग्लिजिबल नहीं होता है. वी नीड टू कंसीडर वॉल्यूम फॉर रियल गैसेस, हमें वो कंसीडर करना पड़ता है. तो सेकंड पॉइंट के आगे लिख लो नॉट वैलिड फॉर रियल गैस. और नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्शन वाला पॉइंट, कौन से नंबर का है? 4, 5, 6 वाला. Molecular attraction and repulsion cannot be ignored for real gas. Ideal gas के लिए तो इग्नोर कर देते हैं, but real gases के लिए इग्नोर नहीं कर सकते. So second and 6 पॉइंट के आगे लिख लो not valid for real gases. चलो इतना डिटेल में मैंने इसलिए बताया था, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. Is that okay? कॉपी करो इतना.
चलो इसे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ केटीजी कहा जाता है। PV equal to 1/3 mn VRMS square, pressure of gas, volume of vessel, mass of individual molecule, one molecule का mass, and total number of molecules, root mean square speed। मैं root mean square speed को यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ पहले। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, देखो मीन मींस एवरेज, एवरेज ऑफ स्क्वायर, हमने स्क्वायर लिया टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, एंड दिस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट मूविंग विद द सेम स्पीड, किसी का स्पीड कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, सभी के स्पीड को स्क्वायर कर दिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर, सबको ऐड किया और एवरेज ले लिया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड किया और फिर अंडर रूट ले लिया, रूट ऑफ मीन, मीन मींस एवरेज, रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर स्पीड के एवरेज का अंडर रूट। अब क्वेश्चन आता है ये ऐसा डिफाइन क्यों किया गया है, इतना अजीब सा, अच्छा खासा एक एवरेज स्पीड होता है, सबको ऐड करो टोटल से डिवाइड करो, पहले तो स्क्वायर लिया फिर उसका एवरेज लिया फिर रूट ले लिया, तो ऐसा क्यों डिफाइन किया गया ये भी हमें आगे पता लगेगा। This is useful to calculate average kinetic energy। क्लियर, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए ध्यान रखो कि ऐसा कुछ डिफाइन किया गया। क्या इतना वेक्टर पढ़ा है तुमने, बी आर एम एस, बी एक्स आई के, बी वाई जे के, बी जेड के, उसके तीन कंपोनेंट होंगे, Yes, एक्स वाई Yes, जेड। sir. Magnitude of any vector quantity under root of bx square plus by square plus bz square, under root क्या है स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड में बात। थोड़ा सा ट्रिकी डेरिवेशन है, फोकस करना बोर्ड पर, क्लियर। वैसे डेरिवेशन में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है, बट थोड़ा सा काइनेटिक केटीजी में जो पोस्टुलेट है, कैसे हम उस पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, कैसे यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ बताइए।
कॉपी करो इतना, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या लिखा है। कॉपी कर लिया गया जितना बोर्ड पे लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो समझो क्या है एग्जैक्टली है। एक सिंपल सा क्यूबिकल सिस्टम मैंने लिया है जिसकी साइड लेंथ है स्मॉल ए क्रॉस ए, इसका वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। वेसल ऑफ डायमेंशन ए क्रॉस ए contain n identical molecules with mass m but moving with the different speed, velocity v1 v2 vn, सबका वेलोसिटी अलग अलग। ठीक है, तो एक वेसल लिया और हम इसमें कुछ ये डेरिवेशन हमें देखना है किसी भी वेसल में pv इज इक्वल टू 1/3 mn vrms होगा। तो ये तो हमने सिस्टम ले लिया, एग्जांपल ले लिया, केस ले लिया, जिसके बेसिस पे हम डिराइव करेंगे। कंसिडरिंग मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल अलोंग x-axis, हम एक गैस मॉलिक्यूल को होल्ड करते हैं। कंसिडरिंग मूवमेंट ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, और रेट कर लो। मैं एक गैस मॉलिक्यूल का पहले सब कुछ कैलकुलेशन करता हूं, उसको फिर एक्सटेंड कर देंगे सारे गैस मॉलिक्यूल से अलोंग x-axis टुवर्ड ABCD प्लेन A B C, x-axis के अलोंग उसका मूवमेंट कंसीडर कर रहे हैं। उसका जो वेक्टर वेलोसिटी है vxi के, vyj के, vz के, यदि हम सिर्फ x एक्सिस का कंसीडर कर रहे हैं, जब वो इस ABCD प्लेन से स्ट्राइक होगा मॉलिक्यूल, तो किस मोमेंटम से वो मूव कर रहा है इसकी तरफ कोलिजन के पहले। pxi इनिशियल मोमेंटम along x axis is mass of the particle into velocity along x direction। यदि ओवरऑल मोमेंटम पूछते तो mv कर देते, x एक्सिस का मोमेंटम पूछा है तो mvx, x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है इनिशियल मोमेंटम। अब मुझे बताओ यदि मैं एक वेलोसिटी से जा रहा हूं और मैं वॉल से कोलाइड हो रहा हूं एंड आई एम सेइंग द कोलिजन इज इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या मैं वापस से अपोजिट डायरेक्शन में होऊंगा विद द सेम वेलोसिटी? ऐसा कुछ होगा क्या? Yes, sir. तो Yes, वो sir. मैग्नीट्यूड चेंज होगा नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। डायरेक्शन चेंज हुआ है तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? क्या हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम इज माइनस ऑफ mvx? इज दैट Yes, ओके? sir. Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया -2 mvx, एक मॉलिक्यूल का x एक्सिस के अलावा। अब हम निकालते हैं टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव collision
with ABCD. जो ABCD प्लेन है उससे जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम क्या होगा? एक बार कोलाइड हुआ, पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से कोलाइड हुआ, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे कोलाइड हुआ। तो हम एक काम करते हैं, जो मॉलिक्यूल सेंटर में रहा हुआ, तो इससे कोलाइड होगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो एक पूरा सर्कुलेशन हो गया उसका। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने फ्रॉम हियर टू हियर? क्या हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया? Yes, sir. Yes, Can sir. we write time taken should be equal to distance upon velocity in that particular direction? ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल x डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो y z सब डायरेक्शन में डायमेंशन में मूव कर रहा है। We are considering only x direction momentum, x direction velocity. So x direction का distance 2 है, x direction का velocity vx. The time taken between two successive collisions with ABCD plane is 2a upon vx. Distance by velocity, distance by speed along that particular direction. चलो, according to second law of thermodynamics, can we say that force is equal to rate of change of momentum? So rate of change of momentum delta p upon time taken. Delta p ये रहा हमारे पास, और टाइम टेकन है 2a upon vx. ये हमारे पास फाइनली आ रहा है -2 cancel -mvx square upon a. Is that okay? क्या Yes, इतना sir. क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करो जल्दी से। अगेन ये रब कर दूंगा ना तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगेन जैसे 1 2 3 4 ऐसा मुझे पूरा डेरिवेशन करना है। कुछ डाउट है तो अभी पूछ लेना बीच में। सेकंड लॉ हमने यहाँ पे यूज किया, अब मैं थर्ड लॉ यूज कर रहा हूँ। हमने कैलकुलेट किया था फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल। अब फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल कौन लगा रहा है? वॉल से कोलाइड हो रहा है, तो वॉल के कारण लग रहा है। अब वॉल पे कुछ फोर्स लगेगा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। थर्ड लॉ, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ, मैंने शायद थर्मोडायनामिक्स बोल दिया था। न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू वन मॉलिक्यूल इज माइनस ऑफ फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल पे भी तो वॉल फोर्स लगा, रिएक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो इसका माइनस, ये फोर्स का वैल्यू -mvx² माइनस माइनस प्लस हो गया। ये एक मॉलिक्यूल के करंट वॉल पे फोर्स, सारे मॉलिक्यूल के करंट वॉल पे फोर्स कितना आ जाएगा? फर्स्ट प्लस सेकंड अप टू लास्ट, डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया। इज दैट ओके टिल नाउ? क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes.
एक मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर कॉपी करना, समझ में आ जाएगा थोड़ा अच्छे से। बोर्ड पे देख लो पहले। Force due to one molecule, force due to all the molecule. First, second, third up to last, ये as it is. अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक सेपरेट डेरिवेशन किया है जिसका यूज करना है हमें। Vx RMS स्क्वायर, जैसे V RMS स्क्वायर था V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे Vx अलोंग x एक्सिस है, यहाँ पे सारे x कंपोनेंट ले लिए सभी। क्लियर? सो n को मल्टीप्लाई कर दो n टाइम्स ऑफ Vx RMS स्क्वायर इज Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर अप टू Vxn स्क्वायर। यहाँ पे m बाय a को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर अप टू Vxn स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ से। This whole thing can be replaced by n times of V RMS square. So m by as it is n times of Vx RMS square. चलो, कुछ डाउट है यहाँ तक? कॉपी मत करना, पहले सुन लेना। कुछ डाउट है तो क्लियर करो इतना। यश, अर्चित, आयुष, is that okay? Yes, sir. चले हम आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं हम इस फॉर्मूले पे। VRMS X, VRMS Y, VRMS Z, they are almost equal. मुझे बताओ ऑन एन एवरेज जिस रूम में हमें इस प्लेन पर ABCD जो मैंने ड्रॉ किया था, ऊपर वाले प्लेन पे, सामने वाले प्लेन पे, नीचे वाले प्लेन पे, तो ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ जितने मॉलिक्यूल्स है रूम में उनका ऑन एन एवरेज वेलोसिटी हर डायरेक्शन में x y z सब डायरेक्शन में सेम होगा। मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में हर डायरेक्शन में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म प्रेशर होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। VRMS x, VRMS y, VRMS z all are equal। हमने फॉर्मूला देखा था VRMS square equal to Vx RMS square plus VRMS square plus Vz RMS square। जब तीनों इक्वल हैं x y z के, तो तीनों को हमने लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ Vx RMS square। इस 3 को डिवाइड कर दो, Vx RMS square आ गया। तो हमने इस फॉर्मूले में जो Vx RMS आया था उसको ओवरऑल V RMS से रिप्लेस किया है। ये सिर्फ x डायरेक्शन का है, ये ओवरऑल V RMS आ गया। सो m by a into n as it is V RMS square by 3। अब ये था फोर्स, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसको एरिया से डिवाइड करो। एरिया कितना है उस प्लेन का? a स्क्वायर, a क्रॉस a क्रॉस a। तो ऑलरेडी ये था, a स्क्वायर से डिवाइड किया एरिया, a क्यूब। बाकी सब कुछ एज इट इज है। a क्यूब मींस वॉल्यूम ऑफ द वेसल, a क्रॉस a का वॉल्यूम हो गया। तो a क्यूब को वॉल्यूम से रिप्लेस किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। p प्रेशर, a क्यूब वॉल्यूम, ये 3 एज इट इज, ऊपर m n v RMS स्क्वायर, m n v RMS। चेक करो, मुझे पता है एक बार में नहीं एग्जैक्टली समझ में आता, तुम कॉपी करोगे घर पे बैठ के से 15-20 मिनट खुद से देखोगे, समझोगे, लिखोगे, तब जाके समझ में आता है पूरा। मैं वेट कर रहा हूँ, कॉपी कर लो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। कर लिया क्या कॉपी?